नमस्कार। हाजिर हैं हम एक नए सेशन के साथ। जैसे कल हमने कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन कर लिया था और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ एमसीक्यूज करेंगे और एमसीक्यूज के साथ में जो है अ, इसका कुछ पोर्शन सीमन वगैरह बच रहा है तो उसको हम करा देंगे। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपने नोट्स प्रॉपर बना रहे होंगे। देखिए, आपका प्यार अगर बना रहा तो हम बाकी जो एनएम का और क्लास है उनको भी स्टार्ट करने का है। ड्रेसर का हो या डीएमएलटी का, बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनका भी हम धीरे धीरे स्टार्ट करने का प्लानिंग हमारे लोगों का है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इस बारे में बताइए और कि सर क्लास ले रहे हैं। जिससे जितना सब्सक्राइब बढ़ेगा हमको उतना मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग इस पर काम करेंगे। देखिए, आज जैसे ही हम आपको बता रहे हैं, सामने डायग्राम भी लगा हुआ है कि आज हमारा जो चैप्टर है सीमन के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि सीमन क्या होता है, स्पर्म क्या होता है। देखिए, सीमन जो भाग है, पूरा का पूरा जो अ, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, वो है एक तरह का। अब इस तरह से इसमें एक स्पर्म का भाग होता है, एक सीमन का भाग होता है। तो स्पर्म का जब बात करते हैं इसमें, स्पर्म का जब बात करते हैं तो स्पर्म की वैल्यू कितनी होती है इसमें। तो देखिए भाई, स्पर्म जो का जो वैल्यू होता है केवल 10% होता है, ठीक है ना। सीमन में स्पर्म का वैल्यू 10% होता है और सीमन का खुद का जो भाग होता है, सीमन का खुद का जो भाग होता है वो 90% होता है। अब ये 90% जो भाग है ना, वो भी दो जगह से इसमें आता है। दो जगह कहाँ कहाँ से आता है? एक तो भाई जो सेमाइनल, हाँ सेमाइनल वेसिकल्स जो हैं उनसे आता है। कितना परसेंट भाग आता है भाई? 60% भाग आता है। कितना परसेंट आता है? 60% भाग आता है। दूसरा जो सीग्रेशन आता है वो आता है प्रोस्टेट का, प्रोस्टेट ग्लैंड का आता है, ठीक है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड का आता है। ये कितना आता है? ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का जो भाग आता है वो आता है भाई 30%। ये कितना परसेंट भाग आता है? 30%। ऐसे करके ये पूरा 100% इसका भाग बनता है। किसका? सीमन का भाग बनता है। अब देखिए, अभी हमने 90% और 30% की बात की और 10% की बात की। यानी हमने बताया कि 30% जो है प्रोस्टेट का आता है और बाकी 60% सेमाइनल वेसिकल का आता है, 10% जो है खुद स्पर्म होता है। अब देखिए, एक समय जब कोई मेल इजैकुलेशन करता है, वन टाइम एक इजैकुलेशन, इजैकुलेशन क्या है? जब मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उस समय जितना स्पर्म वो बाहर निकालता है उसको ही इजैकुलेशन कहते हैं। इजैकुलेशन यानी इजेक्ट करना, यानी बाहर निकालना, ठीक है ना। तो उसमें वन इजैकुलेशन में, यानी यह लिख सकते हैं एक इजैकुलेशन लिख दो या वन इजैकुलेशन लिख दो। तो इसमें सीमन कितना निकलता है? एक इजैकुलेशन में सीमन का जो है का नॉर्मल वॉल्यूम कितना होगा? नॉर्मल इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो भाई ये नॉर्मल वैल्यू होता है 2.5 ml से 5 ml तक, ठीक है ना। वन टाइम इजैकुलेशन के समय 2.5 ml से 5 ml तक इजैकुलेशन होता है। कौन? सीमन। देखिए, दूसरी बात करते हैं, जब इनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है। वॉल्यूम तो 2.5 से 5 ml हो गए, लेकिन इसकी काउंटिंग की बात करें, यानी 1 ml में यदि 1 ml सीमन में काउंटिंग की बात करें कि कितना जो है स्पर्म होता है, तो भाई इस समय इसमें 50 से लेकर 150 मिलियन संख्या इनकी कितनी होती है? मिलियन। इसमें क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं, ठीक है ना। एक 1 ml सीमन के अंदर इतना जो है 50 से जो 150 मिलियन क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं भाई, स्पर्म होते हैं, ठीक है ना।
स्पर्म होते हैं, इतना सारा स्पर्म 1 ml के अंदर पाया जाता है। यदि ये काउंटिंग 1 ml में 50 से नीचे आ जाए, यानी 20 से कम हो जाए, 20 से 20 मिलियन से, यानी 1 ml के अंदर, यानी 1 ml में ये काउंटिंग 20 मिलियन से कम हो जाए, 20 मिलियन से कम हो जाए, तो इस स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। इस कंडीशन को कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ये ऐसी कंडीशन है, अब वो जो पुरुष है वो क्या नहीं कर सकता? संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है, या कहे कि वो कैपेबल नहीं है एक फीमेल के जो ओवम निकला है उसको फर्टिलाइज करने के लिए। अब ऐसी जो कंडीशन होती है उसको क्या कहते हैं? ऐसी जो कंडीशन होते हैं उसको मेल स्टरलिटी, या कई जगह इनफर्टिलिटी भी लिखा आता है, इनफर्टिलिटी, ठीक है ना। वैसे फीमेल जो बांझ होती है उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं, लेकिन मेल इनफर्टिलिटी भी कई बार इसको बोल दिया जाता है। तो वैसे स्टरलिटी बोलना चाहिए, सही शब्द स्टरलिटी है। तो इस तरह से हमने बात की कि मेल का जो है क्या हो गया? बांझता उत्पन्न हो गई। कब हो जाएगी? 20 मिलियन से 1 ml के अंदर 20 मिलियन से यदि कम स्पर्म हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन को ओलिगोयूरिया कहते हैं, या इसी जो ओलिगोयूरिया है, सॉरी ओलिगोस्पर्मिया है, तो इसको जो है मेल स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब देखिए इसका सीमन का जब बात किए हम, सीमन का जब हम बात किए हैं, फीमेल की जो जेनिटल ट्रैक्ट है, जो महिला है, एक महिला की जो जेनिटल ट्रैक्ट है, इसमें स्पर्म की जो है मोटिलिटी कितनी होती है? स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी, तो स्पर्म की यहाँ पर जो मोटिलिटी होती है 3 mm पर मिनट होती है, पर यानी एक फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म 1 मिनट के अंदर 3 mm यानी मिलीमीटर अंदर पहुंचता है। अब ये जो स्पर्म होता है, ठीक है ना, स्पर्म का जो नेचर होता है, हाँ, स्पर्म का जो नेचर होता है, या स्पर्म न कह के क्या कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या इसको स्पर्म न कह कर हम इसको जो है सीमन कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या मिल गया सब, उसमें दोनों कंबाइन हो गए, सीमन और स्पर्म। तो इसको हम यहाँ क्या कहेंगे? यहाँ सीमन ही कहना अच्छा लग रहेगा। हाँ, तो देखिए सीमन जो है, सीमन में यदि क्या मिल जाता है? सेमेनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का सिग्रेशन मिल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सीमन बोलते हैं। अब ये सीमन जो है इसमें कुछ सेमाइनल वेसिकल्स के और कुछ प्रोस्टेट के जो सिग्रेशन होते हैं वो इसमें मिल जाते हैं, और ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं भाई, एक तरह से ये एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं। तो ये क्या करेंगे? एंटीबायोटिक है तो क्या करेंगे? बैक्टीरिया को मार देंगे, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कहाँ करेंगे? वेजाइना के अंदर, वेजाइना, यानी जैसे स्पर्म वेजाइना में गया, सीमन वेजाइना में गया, और वेजाइना में बहुत सारे हो सकते हैं बैक्टीरिया, तो उन बैक्टीरिया को ये मार देता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको नष्ट कर देता है। कौन करता है नष्ट? सीमन करता है। इसमें क्या होता है? सेमिनल वेसिकल से कुछ एंटीबायोटिक निकलते हैं, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब देखिए इसका बात कर रहे हैं ग्रेविटी का। सीमन की ग्रेविटी कितनी होती है?
सीमन का जो है इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ये कितनी होती है? ये ग्रेविटी जो है 1.028 तक होती है इसकी ग्रेविटी। क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्म की ग्रेविटी कितनी होती है, तो ये इतनी होती है, ठीक है ना। ये हमारे मेन जो पॉइंट है इस सीमन के, उनके बारे में हमने बात कर ली है। अब सीमन में होता क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, फिब्रिनोजिन होता है, फ्लेविन होता है, फ्रक्टोज होता है, एसिड फास्फेट होता है, ये सब चीजें होती हैं। देखिए हमने एक बात की थी अभी मेल इनफर्टिलिटी की, मेल इनफर्टिलिटी की बात की। तो इसकी जांच जो होती है कि तो उसको क्या कहते हैं? सबसे पहले मेल का स्टेरिलिटी या कहे कि इनफर्टिलिटी की जो जांच होती है उसको कहते हैं ऐसी जांच को कहते हैं सीमन एनालाइसिस। इसमें क्या क्या देखा जाता है? इसमें देखा जाता है कि जो स्पर्म है उसकी मॉर्फोलॉजी देखी जाती है, कैसा है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी देखी जाती है, उसकी मोटिलिटी देखी जाती है, यानी कितना गति कर रहा है, और उसका जो नंबर है वो देखा जाता है। नंबर को देखा जाता है। क्या क्या देखा जाता है? मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी और नंबर, ये तीन चीज, यानी उसकी साइज कैसी है, उसका जो गति है वो कितना है, और नंबर कितना है, उनकी संख्या कितनी है। ये तीन चीज उसमें देखा जाता है कि इसमें सीमन एनालिसिस में। किसी मेल का इनफर्टिलिटी चेक करने के लिए ये सीमन एनालिसिस नाम का डायग्नोसिस किया जाता है, और इसमें तीन चीजों का जांच किया जाता है। मॉर्फोलॉजी यानी उसका किस तरह का साइज है, यानी उसकी गति क्या है और उसकी संख्या क्या है। अब ये कब करना चाहिए भाई? ऐसा कोई पुरुष यदि आता है तो उसको बोलना चाहिए, उसने टेस्ट कब करेंगे? सेक्सुअल एब्सटेंसी 2 से 3 दिन। हाँ, उसको बोल देंगे कि आपने जो है लास्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स कब किया था। यानी ऐसा व्यक्ति जो सीमन एनालिसिस कराने के लिए आता है तो उसको ये बोलेंगे कि आपको जांच के लिए तब आना है जब कम से कम आप जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स किए हुए 2 से 3 दिन हो गए हैं। ऐसी स्थिति में उसको बुलाएंगे। अब देखिए जब हम बात करेंगे एजुकेशन की बात करेंगे तो इसमें कितना होना चाहिए? मॉर्फोलॉजी ये सब बात करेंगे तो उसका पहले हम उसका वॉल्यूम चेक करेंगे। तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए भाई? वॉल्यूम होना चाहिए, अभी हमने आपको बताया था, कम से कम बोल रहे हैं, कम से कम कितना होना चाहिए? 2 ml। नॉर्मली वैसे 2.5 से 5 ml होता है, लेकिन 2 ml भी है तो ठीक है। कम से कम वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 2 ml। हाँ, अगर इनकी संख्या देखी जाए तो संख्या कितने से ज्यादा होनी चाहिए भाई? 20 मिलियन से संख्या क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और क्या चाहना चाहिए? जो स्पर्म है उसमें से जो स्पर्म 1 ml लिया है उसका 75%, ये 2 ml जो स्पर्म उसका लिया है उसमें 75% स्पर्म क्या होनी चाहिए? जीवित अवस्था में होनी चाहिए, ठीक है, जीवित हो। और इसमें से 75 में से 50% ऐसे स्पर्म हो जो क्या हो?
मोटिल हो, यानी गति करते हुए दिखाई देने चाहिए। ऐसा जो अगर है तो फिर वो ठीक है। ऐसा कंडीशन यदि उसका आ रहा है तो वो क्या है, ठीक है, कंडीशन में है। वो मतलब जो है एक फीमेल को फर्टिलाइज कर सकता है, एक को जो है फर्टिलाइज करने की उसमें कैपेबिलिटी होती है। इस तरह से हम उसका बारे में जो है पता लगा लेंगे। अब देखिए, अभी जो ये हम स्पर्म है, जब इसकी बात की हमने तो इसमें कौन कौन सी संरचना होती है, ये इसका एक्रोसोम होता है ना। एक्रोसोम ये वाला इसका भाग क्या होता है, एक्रोसोम होता है। ये इसको भाग को कहेंगे एक्रोसोम। ये इसका न्यूक्लियस होता है, वस्कुलर न्यूक्लियर वस्कुलर होती है। ये इसका हेड होता है, यहाँ से यहाँ तक इसका हेड होता है। ये इसकी नेक होती है, ठीक है ना। ये इसका एंड होता है। अब देखिए इसके बारे में और बढ़िया से देखेंगे अपने पास डायग्राम है बढ़िया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। डायग्राम था, अभी निकालते हैं, एक मिनट। हम्म, एक मिनट एक मिनट। देखिए हाँ, जैसे इसका जो अभी हमने भाग बताया है, कौन कौन से भाग बताए हैं, उन्हीं के बारे में एक एक करके हम देख लेंगे। देखिए ये जो भाग है इसका कौन सा, एक्रोसोम। ये क्या करता है, एक्रोसोम का क्या काम है भाई। एक्रोसोम जो है, ये एक्रोसोम इसका हेड वाला पोर्शन बनाता है, और ये एक कैप का जैसी संरचना है इसकी। कैसी है, एक्रोसोम के बारे में हम यहाँ लिख देते हैं एक एक के बारे में। डायग्राम में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा एक्रोसोम के बारे में। तो एक्रोसोम एक इसका कैप जैसा संरचना है। तो क्या है, कैप की जैसी इसकी संरचना है इसी तरह। तो इसको कहेंगे कैप लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी है, कैप लाइक इसकी क्या है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें भाई एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम जो है ये जब फीमेल का जो एग होता है उस पर जाकर अपनी क्रिया करते हैं, और कोरोना रेडिएटा नाम का जो जगह होता है, अभी हम बताएंगे, उसको जाके डिस्ट्रॉय करके, पेनिट्रेट करके, और उसके अंदर ये जो है घुसने का काम करते हैं एंजाइम। इसके पास ये न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है भाई, आप सबको पता है, इसमें डीएनए होता है, डीएनए। अब यहाँ जो डीएनए होगा किसका होगा, उस पुरुष का होगा जिसका ये स्पर्म है। तो इस तरह से जो डीएनए टेस्ट वगैरह किया जाता है स्पर्म से, तो इस तरह से इसका डीएनए का पता लगा लिया जाता है कि किसका ये जो है स्पर्म है ना। तो यहाँ क्या होता है, उस मेल का डीएनए होता है। अब ये इसकी जो नेक है, ये वाली जो नेक है, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसमें जो एटीपी के रूप में
ये अपने साथ ऊर्जा को संरक्षित रखता है और ये लगभग 48 आवर्स तक ये ऊर्जा इस स्पर्म को जो है देता है। तो एक वेजाइना के अंदर 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक वेजाइना के अंदर एक स्पर्म जीवित रह सकता है। ये यहाँ इस माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम है। और एटीपी के रूप में जो है ये उसको जीवित रखता है, किसको, जो है एक स्पर्म जो है उसको। अब इसमें ये टेल है, ये इसकी पूंछ है, ये क्या करती है, इसको गति प्रदान करती है। इस तरह से जैसे करके ये गति करता रहता है और वैजाइना में आगे बढ़ता रहता है। कितना करता है गति? 3 mm 1 मिनट में गति करता है, ठीक है ना। 3 mm तक ये 1 मिनट में गति करता है। अब इस तरह से जो है एक स्पर्म का एक्रोसोम क्या है, डीए न्यूक्लियस क्या है, हाँ, इससे ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है हेड में। यही ये जो फर्स्ट लेयर है, ये एक्रोसोम से ऊपर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर है और ये कहीं न कहीं जो इस स्पर्म सेल का जो है प्रोटेक्शन करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है यहाँ पे। ये क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, इस स्पर्म का जो एक्रोसोम वाला भाग है, इस पूरे स्पर्म का जो एक्रोसोम भाग और ये सारा भाग है, इसकी कहीं न कहीं जो है प्रोटेक्शन करती है, सुरक्षा करती है। तो ये देखिए डायग्राम से आप समझ सकते हैं। इसमें एक्रोसोम में कुछ एंजाइम होते हैं। एंजाइम जो है पेनिट्रेट करते हैं किसको, फीमेल के एग को, और फीमेल के एग को पेनिट्रेट करके एग के अंदर एंट्री कर जाते हैं। न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, इसमें मेल का डीएनए होता है। फिर जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है यहाँ। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है किसको, सीमन को, और कितने घंटे तक जीवित रखने के लिए सहायता करता है, 48 से जो है 72 आवर्स तक उसको जिंदा रखने का कार्य करता है। टेल क्या करती है, टेल इस जो सीमन है इसको क्या करती है, टेल इसको मोटिल करती है, यानी गति प्रदान करने का कार्य करती है। इस तरह से इनके काम हो गए। देखिए आगे जब और हम बात करें इसके बारे में, कुछ पार्ट्स के बारे में, अब हम इसके पार्ट्स की बात हो गई है। अगला डायग्राम हम एग का निकालना चाह रहे हैं। हाँ, देखिए इस तरह से जो स्पर्म है कहाँ किस तरह से एंट्री करता है। जैसे ही स्पर्म आया, जैसे ही स्पर्म आता है, देखिए और अच्छे से देख लो पूरा। हाँ, सबसे पहले स्पर्म आता है और ये स्पर्म कौन सी लेयर, देखिए जैसे ही आता है तो यहाँ पर इस तरह की एक लेयर और होती है, इस तरह से करके, और यहाँ ये जो सेल होती है इस तरह से बनी हुई रहती है। देखिए डायग्राम है ऐसा, दिखा देते हैं आपको कैसा रहता है। एक मिनट, लगाए थे डायग्राम लेकिन पता नहीं कैसे कहाँ चले जाते हैं। देखिए ये रहा, यहाँ से आप देख लेते हैं। देखिए ये जो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है ना, यही स्ट्रक्चर यहाँ पर होती है इस तरह की। देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है इस तरह की स्ट्रक्चर है ना, ये सब स्ट्रक्चर जो है ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ इस तरह से बनी हुई रहती है। और ये स्ट्रक्चर जो है इनको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं
कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना, कोरोना रेडिएटा। यहाँ का सबसे पहले स्पर्म आता है और स्पर्म का जो एक्रोसोम वाला जो हिस्सा है, यहाँ से कुछ एंजाइम निकलते हैं और एंजाइम क्या करते हैं, इस एग को पेनिट्रेट करते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। फिर फर्स्ट स्टेज में कोरोना रेडिएटा को छेदते हैं, फिर ये जोना प्लूसिडा को छेदता है, फिर जोना प्लूसिडा को जब ये स्पर्म में कांटेक्ट विथ एग, सबसे पहले एग के कांटेक्ट में आते हैं, फिर जो इसका एक्रोसोम है जोना, सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को, फिर दूसरा जोना प्लूसिडा को, क्योंकि ऊपर की लेयर जो है कोरोना रेडिएटा होती है। तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा, जोना प्लूसिडा आएगी। जोना प्लूसिडा के बाद ये जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है जिसको पेरीवेटेलाइन बोलते हैं, पेरीवेटेलाइन को डिस्ट्रॉय करता है, पेरीवेटेलाइन वाली जो लेयर है उसको, पेरीवेटेलाइन लेयर को। फिर उसके बाद में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एग की, उसको एंट्री कर देता है। देखिए ये पेरीवेटेलाइन स्पेस में घुसेगा, फिर ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको तोड़ देगा और इसके बाद जो है ये किस में आ जाएगा, ये जो एग का न्यूक्लियस है उसके अंदर एंट्री कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर जाएगा। जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगा तो यहाँ पर कोर्टिकल ग्रानुल्स होते हैं और वो एग के साथ क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं और इस तरह से वेटलाइन लेयर इन स्पर्म, यानी कि अब ये जो स्पर्म है किससे जुड़ जाएगा, एग से, अंडे से जुड़ जाएगा। इस तरह से स्पर्म अंदर एंट्री करता है। सबसे पहले एग के कांटेक्ट में आता है, यहाँ कोरोना रेडिएटा नाम की लेयर होती है, उसको पेनिट्रेट करता है। अब ये पेनिट्रेट करके दूसरी जो स्टेज होती है उसमें जोना प्लूसिडा को पेनिट्रेट करके उसके अंदर घुसता है। अब इसमें कोरोना रेडिएटा में जो एंजाइम होते हैं उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये जोना प्लूसिडा को तोड़कर फिर जो है यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है, पेरीवेटेलाइन मेम्ब्रेन या स्पेस भी इसको कहा जाता है, तो इसमें एंट्री करता है और फिर इसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चले जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है ये एग, इसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पहुंचते हैं और यहाँ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब एंट्री करते हैं तो ये एग के साथ अटैच हो जाते हैं। इस तरह से इनका स्टेप टू स्टेप चलता है। यानी कौन सा, सबसे पहले अगर हम बात करें कोरोना रेडिएटा, हम इधर बात कर लेते हैं एक एक स्टेप का। सबसे पहले कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। दूसरे नंबर पे कौन आता है भाई, जोना प्लूसिडा, जोना 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 प्लूसिडा, जोना प्लूसिडा हो गया। तीसरा नंबर पे क्या है भाई, जो तीसरे नंबर पे जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाली, तो लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं, पेरीवेटेलाइन स्पेस। इसको क्या कहते हैं, पेरीवेटेलाइन स्पेस। यहाँ पर एंट्री करता है। तीसरा स्टेज ये हो गया। फिर चौथा स्टेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला हिस्सा हो गया, ठीक है ना। इस तरह से, और फिर प्लाज्मा न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर गया। ये डायग्राम से आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब यहाँ पर दूसरा स्पर्म नहीं आए, इसको रोकने के लिए ये जो कोर्टिकल ग्रानुल्स जो होते हैं ना,
देखिए एक बार में एक अंडे से एक ही स्पर्म मिलता है। अब दूसरा स्पर्म नहीं आए या दूसरा स्पर्म इस एग के अंदर एंट्री नहीं करे, उसको रोकने के लिए कोर्टिकल ग्रानुल्स होते हैं। क्या होते हैं? कोर्टिकल ग्रानुल्स। ये क्या करते हैं? दूसरा जो स्पर्म है, उसको एग में एंट्री नहीं होने देते। अगर एक स्पर्म एग के अंदर एंट्री कर गया तो उसके बाद दूसरा स्पर्म एग के अंदर एंट्री नहीं करता। उसको रोकने के लिए कौन है जिम्मेदार? कोर्टिकल ग्रानुल्स। ये रोक देते हैं, इसका दरवाजा बंद कर देते हैं। इस तरह से ये हमारे एक फीमेल के अंदर जो है एग में स्पर्म जो है एंट्री कर जाता है। अब देखिए कुछ हम एग के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमने पहले भी आपको बताया एग जो है फीमेल का जो अंडा होता है, ये सबसे बड़ी सेल है, ठीक है। अब जब फीमेल के अंदर एग का निर्माण होता है तो उसको oogenesis कहते हैं। oogenesis कहते हैं। फीमेल में एग बनने की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं। फीमेल में oogenesis कहते हैं और इस तरह मेल के अंदर जो स्पर्म बनते हैं उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये कल आपको बता दिया था। अब कब बनना स्टार्ट हो जाते हैं? जब भाई इंट्रायूटेराइन जो लाइफ होती है एक बच्ची की, उसी समय। और जब इंट्रायूटेराइन लाइफ का जो 8वां वीक होता है तब से ही बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या कब बनती है इनकी? जब एक फीमेल बेबी जो 21 वीक की होती है पेट के अंदर, उस समय बहुत ज्यादा संख्या में बनते हैं। कितना बन जाते हैं? 6 से 7 मिलियन के करीब ये बन जाते हैं। लेकिन जब बच्ची का जन्म होता है, एट बर्थ की जब बात करते हैं, तो उस समय केवल इनकी संख्या 1 से 2 मिलियन ही रहती है और धीरे धीरे समय के अनुसार इनकी संख्या कम हो जाती है। एट प्यूबर्टी की बात करें, एट प्यूबर्टी, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 3 से 4 लाख तक ही इनकी संख्या रह जाती है। अब जब भी एक मैच्योरेशन साइकिल के समय एक एग बनता है और 3 जो है पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। पोलर बॉडी एग, हर मैच्योरेशन साइकिल में एक एग बनता है, 1 एग, और 3 पोलर बॉडी बनती है। ये पोलर बॉडी क्या करते हैं? एग को न्यूट्रिशन देने का काम करती है एवरी मंथ, ठीक है ना। 3 पोलर बॉडी और एक oocyte भी कहते हैं इसको। एग को क्या कहेंगे यहाँ? oocyte कहते हैं। यहाँ जो एग बनता है उसको क्या कहेंगे भाई? इसको oocyte कह देंगे। क्या कहेंगे? oocyte। तो ऐसे बोल देंगे कि एक oocyte बनता है और 3 पोलर बॉडी बनती है। पोलर बॉडी का क्या काम है? पोलर बॉडी जो है उसको एग को न्यूट्रिशन देने का कार्य करती है। तो ये हमारा जो है चैप्टर हो गया है। अब इसमें हमने आपको बताया ओवम का, चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। ओवम जो है लार्ज सेल है फीमेल की, ठीक है। ओवम का जो डायामीटर है, डायामीटर की बात करें तो 130 म्यू तक इसका डायामीटर होता है। और छोटी सेल की बात करते हैं उनमें तो स्पर्म होती है। बड़ी सेल की बात करें तो फीमेल का ओवम होता है, ठीक है ना। और यदि लंबे की बात करें मेल के अंदर, लार्जेस्ट की बात करें तो मेल का न्यूरॉन होता है। लॉन्गेस्ट की बात करें तो ओवम होता है, ठीक है। ये हो गया है। अब आपको अब तक जो पढ़ा है मेल के बारे में, उनके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है
टेस्टिस की सबसे भारी परत कौन सी होती है? तो कौन बताएगा, बताओ जल्दी। टेस्टिस की भारी परत कौन सी होती है, बताइए। टेस्टिस की भारी परत कौन सी होती है? बताओ बताओ, फटाफट आंसर करो। हाँ, देखिए ट्यूनिका वेजाइनलिस होती है, एल्बुजिनियस होती है, कौन सी है? कौन बताएगा? हम्म, बताओ भाई, कौन सी परत होती है? हम्म, देखो, आपको कल हम बता रहे थे, सबसे बाहर की लेयर की बात कर रहे थे। तो जो ट्यूनिका वेजाइनलिस जो लेयर है, जो प्रोटेक्शन का कार्य करती है, ये सबसे बाहरी परत होती है। और उसके ये बाहरी है, देखिए इस तरह से, जो टेस्टिस की हम बात कर रहे थे, ये जो बाहरी परत है, फिर इसके बाद ये परत होती है, फिर ऐसे करके 3 परत। तो बाहरी परत को ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये दूसरी नंबर की परत ट्यूनिका एल्बुगिनिया होती है, और तीसरी परत जो होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा होती है। हाँ, ये परत नहीं होती है, ठीक है ना। ये क्या, एपिडाइडिमिस। ये एपिडाइडिमिस क्या करता है? एपिडाइडिमिस करता है, जो बने हैं स्पर्म, उनको मैच्योरेशन करने का काम करता है, उनको यानी उनको परिपक्व करता है, यानी उनको मजबूत बनाता है, मजबूती देता है, इस तरह से। और ये जो परत होती है ट्यूनिका वस्कुलोसा, यहाँ पर क्या होता है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है ना। ब्लड सप्लाई करती है किसको, ये टेस्टिस जो है उसको ब्लड वेसल का काम करती है, ब्लड सप्लाई का काम करती है। एपिडाइडमिस मैच्योरेशन का काम करता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया मध्यम परत है, और ट्यूनिका वेजाइनलिस बाहर की परत है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। देखिए, ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में कौन से सेल स्पर्म बनाती है? बताइए, कौन सी सेल स्पर्म बनाती है? तो देखिए, स्पर्मेटोगोनिया बनाती है कि स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है, सर्टोली सेल बनाती है, लीडिंग सेल बनाती है? कौन बताएगा? तो इसमें स्पर्मेटोगोनिया, ये हमारा आंसर सही होगा कि कौन बनाती है, स्पर्मेटोगोनिया। कल भी बताया था कि इसमें दो, अगर स्पर्मेटोगोनिया आ गया तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अब इसमें और भी जो सेल हैं उनका क्या क्या काम है। लीडिंग सेल क्या बनाती है? ये टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है उसको बनाती हैं। अब सर्टोली सेल क्या करती है? ये स्पर्म को क्या करती हैं, न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं, न्यूट्रिशन देती हैं। किसको? स्पर्म को न्यूट्रिशन देती हैं। तो 75 ट्यूबुलर में कौन सी सेल स्पर्म बनाती है? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया नाम की जो सेल होती है वो क्या बनाती है? स्पर्म का निर्माण करती है, ठीक है। और ये स्पर्म का निर्माण होना स्पर्मेटोजेनेसिस का है, कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन का मुख्य कार्य क्या है? बताओ, टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है? तो ये मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनका, या उनको बनाता है, जैसे आवाज़ का बाहरी होना, दाढ़ी मुचकाना, ये सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है। और इनको कौन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन बनाता है। इसमें म्यूकस ग्रोथ होना, दाढ़ी, भारी आवाज़, ये सब काम करता है ये, ठीक है ना। अब स्पर्म उत्पादन में सीधा काम नहीं आता ये, कहीं न कहीं स्पर्म उत्पादन में सहायता करता है।
ये जो लीडिंग सेल होती है उन पर अपना प्रभाव दर्शाता है, लीडिंग सेल को प्रेरित करता है कि आप जो है स्पर्म बनाइए, इनडायरेक्टली काम करता है, ठीक है ना। सीमन स्त्राव इसका काम नहीं है, ये खुद हार्मोन है, तो ये सीमन स्त्राव का काम कौन करेगी, यहाँ जो ग्लैंड्स होती हैं वो करती हैं, ग्लैंड करती है नहीं। टेस्ट की सुरक्षा भी ये नहीं करता, कौन करता है टेस्ट इसकी सुरक्षा, भाई ये करता है, टेस्ट इसकी सुरक्षा करता है सेक्रोटम करता है, ठीक है ना। खुद हार्मोन है तो ये कैसे करेगा, तो टेस्टिस की सुरक्षा कौन करता है, सेक्रोटम। सीमन का स्त्राव करते कौन करता है, ग्लैंड्स करती हैं, है ना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक दाढ़ी मूंछ का आना, है ना, उसके बारे में ये हो गया, है ना। स्पर्म उत्पादन डायरेक्ट नहीं करता, ठीक है ना, इनडायरेक्टली करता है, मदद करता है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन हो गया, एपिडाइमिस का मुख्य कार्य क्या है, अभी पहले हम बता दिए, एपिडाइमिस क्या करता है, स्पर्म को परिपक्व करता है, ठीक है ना, स्पर्म को परिपक्व करता है। अब जैसे इसको परिपक्व करता है, या इसको कह देंगे मैच्योरेशन करता है, मैच्योरेशन करता है, ठीक है ना। स्पर्म का उत्पादन कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है, एपिडाइडिमिस में नहीं, टेस्टिस में होता है। स्पर्म का उत्पादन कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। सीमेन का स्त्राव अभी हमने बताया था कौन करती है, ग्लैंड्स करती हैं। टेस्टिस की सुरक्षा कौन करता है, अभी हमने बताया सेक्रोटम करता है, ठीक है। इस तरह से हम एक एक क्वेश्चन को देखते रहेंगे। डक्टस जो है, डक्टस डिफरेंस की कितनी लंबाई होती है, तो भाई कितनी होती है, 35 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। कितनी होती है, 35 सेंटीमीटर होती है। तो कल हमने थ्योरी पढ़ाई थी इसकी, तो उसमें हमने आपको बता दिया है, देखिए। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कितने दिन की होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है क्या है भाई, जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और इसकी संख्या अगर पूछे तो कितना होती है, 65 डे। अगर रेंज में पूछे तो ऐसे लिख सकते हैं 65 से 75 डे तक, है ना, इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। अगर रेंज में पूछे तो अगर एक ऑप्शन आता है 65 तो 65 कर देंगे इस तरह से ना। एनसीईआरटी में 65 दे रखा है, लेकिन मेडिकल की कई बुकों में 65 से 75 तक दे रखा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूनिका वेजाइनलिस में कौन सा द्रव पाया जाता है, तो ट्यूनिका वेजाइनलिस में कौन सा द्रव पाया जाता है, तो बताओ कौन सा द्रव पाया जाता है। हाँ, वेजाइनलिस में सीरियस फ्लूइड पाया जाता है, सीरियस फ्लूइड पाया जाता है। अगर इस फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोसील बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं हाइड्रोसील। HCl क्या है, सब जान रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अलग चीज हो गई। सीरम, सीमन, ये तो आप अच्छे से पढ़ ही लिए हैं, छोड़िए इसको। फिर आगे बात करते हैं, हाँ, सर्टोली सेल का क्या काम है, सर्टोली सेल क्या करती है, स्पर्म को पोषण देती है। सर्टोली सेल क्या करती है, स्पर्म को पोषण देती है। टेस्टोस्टेरोन कौन स्त्रावित करता है, लीडिंग सेल करती है। सीमेन का स्त्राव कौन करता है, स्पर्म उत्पादन कौन करता है, तो ये सब अभी क्वेश्चनों में भी हो गए, स्पर्मेटोसाइट्स करती हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन कुछ, लीडिंग सेल कौन सा हार्मोन स्त्राव करती है, तो देखिए अभी हमने पहले बता दिया है ना, तो कौन सा करती है, टेस्टोस्टेरोन करती है ना, टेस्टोस्टेरोन करते हैं। एस्ट्रोजन फीमेल में कौन बनाता है, ओवरी बनाता है, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का करता है, यानी प्रेगनेंसी को मेंटेनेंस का कार्य करता है ना। एस्ट्रोजन ओवरी से बनता है। एपिडाइमिस में स्पर्म कितने दिनों में मेच्योर होते हैं, मेच्योर कितने दिन में हो जाते हैं स्पर्म, बताइए। तो भाई 14 दिन के अंदर जो है, एपिडाइडिमिस में 14 दिन में स्पर्म जो है मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए टेस्टिस का मुख्य कार्य क्या है, टेस्टिस का मुख्य कार्य क्या होता है,
स्पर्म उत्पादन में भी सहायता करता है, टेस्टोस्टेरोन भी बनाता है, सीमन का स्त्राव भी करता है, यानी उपयुक्त सभी सभी काम करता है टेस्टिस। ठीक है, देखिए फटाफट देख लीजिए कि सेमाइनल वेसिकल का मुख्य कार्य क्या है। सेमाइनल वेसिकल का कार्य क्या है, ये कहीं न कहीं स्पर्म उत्पादन भी करता है, लेकिन मेन काम इसका है सीमन स्त्राव। सीमन वेसिकल का क्या है, सीमन का स्त्राव करना इसका कार्य होता है। वेसिकल का सीमन स्त्राव का मेन काम होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का मुख्य कार्य क्या होता है भाई, सीमन का सिग्रेशन करना, सीमेन का स्त्राव करना। ठीक है, सीमन स्त्राव या सिग्रेशन करना प्रोस्टेट ग्लैंड का मुख्य काम है। ठीक है, देखिए सेक्रोटम का मुख्य कार्य क्या है, अभी हमने बताया, देखिए स्पर्म उत्पादन का नहीं है, टेस्टिस की क्या करना, सुरक्षा करना इसका मुख्य काम है। ठीक है, पेनिस का मुख्य कार्य क्या है, देखिए पेनिस का मुख्य कार्य क्या है, सेक्सुअल इंट्राकोर्स का मुख्य कार्य है, मूत्र नियंत्रण नहीं करता है, कहीं ना कहीं स्पर्म उत्पादन में भी नहीं है। ठीक है, सीमन का स्त्राव करता है लेकिन ग्लाइंड करती है। ठीक है, पेनिस क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में सहायता करता है। ठीक, स्मैग्मा क्या होता है, देखिए चीज़ें लाइक सब्सटेंस होता है जो फोर स्किन होती है पेनिस के ऊपर, उसके नीचे जमा हो जाता है, ये है ना, मेल परपच के नीचे। ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्किन को मेल परपच। ठीक है ना, उसको स्मैग्मा भी कहा जाता है। देखिए ब्लेनाइटिस क्या है, ब्लेनाइटिस क्या है भाई, ब्लेनाइटिस क्या है, ब्लेनाइटिस क्या है, ये भाई जो इन्फ्लामेनी, जो ग्लास पेनिस है, यानी पेनिस का अगला वाला भाग है, जो ग्लास पेनिस या प्रीपच, उसका जो इन्फ्लामेशन होता है उसको क्या कहते हैं, ब्लांटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लांटिस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ब्लांटिस कहते हैं। ठीक है, फिमोसिस क्या है, हाँ ये परिपिचुअल ओरिफिस स्टेनोसिस, यानी कि जो है फोर स्किन, जो पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है वो स्किन पीछे की साइड नहीं जाती, वहीं चिपक जाती है, उसी को कहते हैं प्रीपिचल ओरिफिस स्टेनोसिस, यानी स्किन का पीछे की ओर नहीं जाना, रुक जाना या बंद हो जाना। तो इसका इलाज क्या है, सर्कमसिजन, यानी ऊपर से स्किन को काट कर अलग कर दिया जाता है। ये इसका आंसर सही होगा। टीमोसिस क्या है, तो इसका आंसर ये सही होगा। सीमन एनालिसिस क्यों किया जाता है भाई, सीमन की, हाँ अभी हमने बताया सीमन एनालिसिस क्यों किया जाता है, स्पर्म की काउंट करने के लिए, उसकी मोटिलिटी देखने के लिए, उसकी मॉर्फोलॉजी की को देखने के लिए सीमन एनालिसिस किया जाता है। देखिए सामान्य सीमन का रंग कैसा होता है, सामान्य मिल्की वाइट होता है, तो है ना, मिल्क दूध जैसा वाइट कलर का, मिल्की वाइट कलर इसका सीमन का होता है। ठीक, सीमन का पीएच कैसा होता है, देखिए पीएच कैसा होता है, तो भाई कैसा होता है सीमन का पीएच, कौन बताएगा, कैसा होता है, हल्का एल्केलाइन। ठीक है, हल्का एल्केलाइन यानी स्लाइटली एल्केलाइन। ठीक है, इस तरह से जो मेन क्वेश्चन है हम सब करा रहे हैं, सीमन का सामान्य वॉल्यूम कितना होता है, तो देखिए अब सीमन का सामान्य वॉल्यूम कितना होता है, तो ये 2 से 5 ml होता है। ठीक है, 2 से 5 ml, 2 से 5 ml होता है। हाँ, सीमन में क्या क्या होता है, सीमन में फ्रक्टोज कौन देता है, फ्रक्टोज कौन देता है, हाँ देखिए बहुत सिंपल सा है, फ्रक्टोज कौन देता है, तो फ्रक्टोज सेमाइनल वेसिकल देती है, कौन देती है, फ्रक्टोज सेमाइनल वेसिकल देती है ना। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल देती है। सीमन का सबसे अधिक भाग कहाँ से आता है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, सेमिनल वेसिकल से आता है, प्रोस्टेट से 30% भाग आता है, यहाँ से 60% भाग आता है। बल्बो यूरिथ्रल तो क्या करती है, इसको इसमें लिक्विड मिला देती है, जिस तरह जो पेनिस है उसको लिक्विड या लुब्रिकेंट करने का काम करती है। ठीक है ना, ये तो
हाँ, तो सीमन लिक्विफिकेशन टाइम कितना होता है? सीमन का लिक्विफिकेशन टाइम कितना होता है? कितना होता है? तो 20 से 30 मिनट, यानी एक फीमेल की वेजाइना एंट्री होने से फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने में इतना समय मिनिमम उसको लगता है। तो देखिए नॉर्मल स्पर्म काउंट कितनी होती है, हमने आपको बताया है कितनी होती है, तो बताओ कितनी होती है नॉर्मल? नॉर्मल कितनी होती है? स्पर्म के काउंट अभी आज ही बताया है। बताइए। हमने आपको बताया था कितना, यानी बताओ, चलो देखो कम से कम कितनी होती है? बताओ बताओ, नॉर्मल स्पर्म काउंट कितनी होती है? देखिए 20 मिलियन से यदि कम हो गया तो उसको क्या बोल देंगे? क्या बोलेंगे उसको? उसे तो इनफिनिटी या स्टेरिलिटी की संख्या में काउंट करेंगे, लेकिन इसको बोलेंगे 50 मिलियन तक जो है नॉर्मल काउंट होती है, 50 से 150 मिलियन तक। लेकिन के बुक में आपको इस तरह से मिल जाएगा, यानी 15 मिलियन से ऊपर होनी चाहिए, है ना, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर होनी चाहिए। तो वैसे यहाँ 20 मिलियन यहाँ होना चाहिए था ऑप्शन में, 20 मिलियन से ऊपर, है ना, तो ये चला जाएगा। ठीक है, 20 मिलियन से ऊपर जो भी काउंट हो गया वो सही आएगी, है ना, 20 मिलियन कर लीजिए इसको, 20 मिलियन से ऊपर कर लीजिए इसको। अब है लो स्पर्म काउंट को क्या कहते हैं? हाँ देखिए, लो स्पर्म काउंट को क्या कहते हैं? अभी हमने क्वेश्चन इसका करा दिया है। लो स्पर्म काउंट को क्या कहते हैं बताओ? इसको कहते हैं ओलिगो यूरिया। क्या कहते हैं? सॉरी, ओलिगो यूरिया। बाथरूम जो कम होता है तो उसको ओलिगो यूरिया कहते हैं, स्पर्म तो इसको कहेंगे ओलिगो स्पर्मिया। ठीक है, ओलिगो स्पर्मिया। क्या कहेंगे? ओलिगो स्पर्मिया। ठीक है, स्पर्म की पूरी अनुपस्थिति को क्या कहते हैं? बिल्कुल ही स्पर्म नहीं रहे, तो इसको, इस कंडीशन को क्या कहेंगे? नो स्पर्म। यदि बिल्कुल ही स्पर्म नहीं है तो इसको कहेंगे ओजोस्पर्मिया। क्या कहेंगे? ओजोस्पर्मिया। कम काउंट है तो ओलिगोस्पर्मिया, बिल्कुल नहीं तो ओजोस्पर्मिया। ठीक है ना, ओजोस्पर्मिया। ठीक है, एबनॉर्मल स्पर्म शेप को क्या कहेंगे? नॉर्मल शेप से न होकर एबनॉर्मल उसकी स्पर्म की शेप हो जाए तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे टेरेटोस्पर्मिया। क्या कहेंगे? टेरेटोस्पर्मिया कहेंगे। क्या कहेंगे? टेरेटोस्पर्मिया। बिल्कुल नहीं होना एजोस्पर्मिया, कम होना ओलिगोस्पर्मिया, और साइज का उसका शेप का सही नहीं होना टेरेटोस्पर्मिया कहा जाएगा। अगर स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाए, मोटिलिटी यानी गति उसकी कम हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अस्थेनोस्पर्मिया। क्या कहेंगे? अस्थेनोस्पर्मिया। ठीक है, अस्थेनोस्पर्मिया कहेंगे। प्रोस्टेटिक फ्लूइड का नेचर कैसा होता है? अब भाई आप, कैसा होता है? एल्कलीन नेचर होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो स्पर्म निकलता है उसका नेचर कैसा होता है फ्लूइड का? एल्कलीन होता है। सीमन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? सीमन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? क्या है ये? सीमन को लिक्विफिकेशन बनाता है, चिकना बनाता है। सीमन एंजाइम्स का मुख्य कार्य है सीमन को लिक्विफिकेशन यानी चिकना बनाना है। ठीक है, हाँ, बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड का सिग्रेशन किस लिए होता है?
ये क्या करता है, लुब्रिकेशन ऑफ यूरिथ्रा, यानी मेल के अंदर लुब्रिकेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड करती है, जबकि फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड करती है। ठीक है ना, इस तरह से आप याद रख लेना। ठीक है, आपका जो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। आप जो हमने थ्योरी क्लास पढ़ाई है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाया है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और उम्मीद करते हैं सेशन समझ में आया होगा। आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। धन्यवाद जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी समय। थैंक यू।